हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 18 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखा था, वो कैसे लिखना है, उसमें कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं वो आपको ऑलरेडी बता दिया। तो एक बार बता देती हूँ कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम एंथैल्पी चेंज की वैल्यू लिखते हैं राइट हैंड साइड में, फिजिकल स्टेट लिखते हैं हर एक रिएक्टर और प्रोडक्ट की, और हर एक के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं रिएक्टर और प्रोडक्ट के वो भी हम वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, एक्चुअली इट इज़ सेम विद द बैलेंस इक्वेशन, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखना कंपलसरी, तब जाके वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होता है। जैसे उसकी फिजिकल स्टेट, राइट हैंड साइड में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, ओके, एंड कोएफिशिएंट जो होते हैं उसके सामने के वो नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट करते हैं। ये हमने देखा था। नाउ आपको एक ट्राई दिस में पॉइंट दिया है। ट्राई दिस में आपको क्या दिया है, एक रिएक्शन दिए और रिएक्शन के कुछ कंडीशन दिए, ठीक है, और उस कंडीशन को आपको अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। आपको रिएक्शन क्या दिए, C2H2 गैसेस, दैट इज इथीन मॉलिक्यूल। ओके, व्हाट इज इट इज इथीन, एंड 5/2 O2 gaseous molecule. It reacts to give the twice CO2 plus H2, and the enthalpy of reaction is this -1300 किलो जूल दिया हुआ। अब आपको बोला कि राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन व्हेन, फर्स्ट पॉइंट आपको ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है कब, जब कोएफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, जब इनके कोएफिशिएंट, ये जो रिएक्शन में जितने भी कोएफिशिएंट है जिसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस रिएक्शन के कोएफिशिएंट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और वो करने के बाद आपको रिएक्शन क्या मिलेगी वो लिखना है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इट्स इक्वेशन नंबर 1। सो मल्टीप्लाई योर फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को पूरा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 से आपको पूरा होल मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट यू गेट हियर, टॉइस C2H2 हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 5/2 मतलब 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 बचेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 4, 2 2 ज़ा 4 CO2 गैशियस। ओके, ये भी लिखना जरूरी है, विदाउट दिस इट इज़ नॉट अ बैलेंस, इट इज़ नॉट अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, प्लस टॉइस H2। नाउ आपकी फाइनल इक्वेशन, और आपको ये डेल्टा आर एच भी लिखना है तो ये लिख लेते, यहाँ पे जगह नहीं है एक्चुअली, वो यहाँ पे लिखना होता है बट यहाँ पे लिख लेते हैं, 1300 किलो जूल। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका फाइनल इक्वेशन क्या बचता है, ये 2 कैंसिल हो गया। आपका फाइनल इक्वेशन बनता है टॉइस C2H2 गैसियस प्लस 5, ओनली 5, Q2 कैंसिल हो गया, 5 गैसियस प्लस 4 CO2 गैसियस प्लस twice H2O liquid, okay, and enthalpy of reaction वो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज -1300 किलो जूल। तो ये होगी आपकी फाइनल एज। अब क्या बोला आपको, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। नाउ सॉरी, हाँ, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप देखो, तो सेकंड स्टेप जो है उसमें बोला कि इक्वेशन इज रिवर्स, आपको इक्वेशन को रिवर्स करना है। अब रिवर्स करना है मतलब क्या, एरो को चेंज करना है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाएगी और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो हम प्रोडक्ट को लिख लेते हैं, प्रोडक्ट जो थे वो राइट हैंड साइड पे था, हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमें रिवर्स करना है। यहाँ पे 4 CO2 प्लस टॉइस H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गेट कंबाइंड टू फॉर्म्स twice C2H2 इथेन गैस प्लस 5 O2 गैस। तो ये हो गया आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमें अप्लाई करने के लिए दिया था। तो वो दोनों पॉइंट हमने अप्लाई कर लिए, अप्लाई करने के बाद हमारी रिएक्शन ये बनती है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल व्हाट, डेल्टा H। स्टैंडर्ड है इसलिए 0 आएगा, एंड फॉर्मेशन के लिए F। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये टॉपिक हमें स्टडी करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज़ अ डेल्टा FH 0। नाउ अब आपको इसके लिए भी एक रिएक्शन दिए तो वो देख लेते हैं। अब हम
कोई भी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, वो भी कौन सी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी रिएक्शन के लिए, वो हमें स्टडी करना है। तो आपकी बुक में रिएक्शन दी, थोड़ा बुक टैली करो साथ में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, ठीक है, it gives a H2O liquid and the enthalpy of formation वो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जीरो लिखा मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, एंड फॉर्मेशन की कितनी है, -286 किलो जूल। ओके, देखो यहाँ पे ये आपको रिएक्शन दिए, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है इसलिए यहाँ पे जीरो भी लिखा है, ये कंपलसरी लिखना है, अदरवाइज स्टैंडर्ड नहीं आएगा। स्टैंडर्ड के लिए हमें ये जीरो ऊपर लिखा है पावर में यहाँ पे भी। अब देखो इस रिएक्शन में आपको बोलना क्या है कि हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड वाटर फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कितना बनेगा वाटर, 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको बोलना कैसे हमें, फॉर द रिएक्शन वेयर द 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड होता है, ठीक है। फॉर द रिएक्शन वेयर 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इन स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म, वो बन रहा है, इज फॉर्म फ्रॉम H2 and O2 gases in their standard state, and the enthalpy for the reaction would be the standard enthalpy of formation of water। और इस रिएक्शन के टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज हाउ मच, -286 किलो जूल। ओके, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को फॉर्म करें, और वाटर कितना है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब 1 मोल वाटर, वो भी कौन सा स्टेट में रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा। सो 1 मोल ऑफ वाटर इन अ स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्म फ्रॉम hydrogen and oxygen gas in its standard state, and the enthalpy change accompanied in the reaction is called as a enthalpy of formation of water, that is -286 किलो जूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में, किससे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से, वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में। और इस रिएक्शन टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बन रहा है यहाँ पे, वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू कितनी है, -286 किलो जूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के जैसे आपको रिएक्शन भी लिखनी है, सॉरी इसकी जैसे आपको डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो नाउ हम डेफिनेशन देखते हैं, एग्जैक्टली डेफिनेशन देखो यहाँ पे डेफिनेशन जो बोल्ड में लिखी है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its element in their standard state। okay, क्या है कि देखो यहाँ पे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of a compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its element in their standard state। ठीक है, मतलब कोई भी कंपाउंड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है, कोई भी कंपाउंड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इसका एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज अ रिएक्शन में होने वाला जो एंथैल्पी चेंज होता है। ठीक है, कब होता है एंथैल्पी चेंज, जब 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड उसके स्टैंडर्ड स्टेट में हम फॉर्म करते हैं, किससे, उसके एलिमेंट से, वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहते हैं और उनसे बना हुआ कंपाउंड भी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, और उस रिएक्शन के टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो उसी को आपको बाय टर्म्स लिखना है प्रॉपर वर्ड में, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज अ रिएक्शन इन विच 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its
एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब हम कंपाउंड को फॉर्म करते हैं वो भी स्टैंडर्ड स्टेट के कंपाउंड को उसके एलिमेंट से जो खुद स्टैंडर्ड स्टेट में है, और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं. नाउ we have given the another example also, the formation of 1 mole of CH4 in its standard state from the element carbon and hydrogen in their standard state is represented by. अब आपको CH4 का फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी वहाँ पे लिख के दिया है, वहाँ पे आपको क्या देखो, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम द एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द स्टैंडर्ड स्टेट. अब हमें मीथेन बनाना है, वो भी 1 मोल का, तो मतलब 1 मोल मीथेन बनाना मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में मीथेन बनाना. अब अगर मीथेन को स्टैंडर्ड स्टेट में बनाना है तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन को भी स्टैंडर्ड स्टेट में लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो कार्बन का एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे, इवन हाइड्रोजन का एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे, तब जाके आपका CH4 स्टैंडर्ड स्टेट में बनेगा. मतलब 1 मोल का CH4 तभी बनेगा स्टैंडर्ड स्टेट में. ओके, तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इट इज़ ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन इट इज़ इन अ गैसियस स्टेट. तो और वो भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब हम टॉइस H2 लेंगे, तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस टॉइस H2 गैसेस इट गिव्स CH4 एंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, in fact एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन हाउ मच इट इज़, वो भी कौन सी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड. ओके, क्योंकि सारे कंटेंट स्टैंडर्ड में है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी स्टैंडर्ड आएगा. एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इट इज -74.8 किलो जूल, एंड दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में मीथेन ही बन रहा है. जो एंथैल्पी इस रिएक्शन की वही इस मीथेन के फॉर्मेशन की, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी तो CH4 मिल रहा है. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोथ आर सेम स्टैंडर्ड स्टेट. वो आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी और मीथेन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दोनों सेम है, क्योंकि इस रिएक्शन में हम बना के किसको रहे, CH4 के, मतलब मीथेन को ही बना रहे. रिएक्शन कब होगी, जब मीथेन बनेगा तब. तो रिएक्शन की एंथैल्पी और मीथेन की फॉर्मेशन की एंथैल्पी बोथ आर सेम. तो ये याद रखना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोथ आर सेम. ओके, नाउ आपको कुछ पॉइंट दिया, डू यू नो, आपको पता है कि नहीं वो पूछ रहे. आपको ये दिया है कि रिएक्शन टू फॉर्म अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज़ हाइपोथेटिकल. आपको पता होगा कि सब्सटेंस को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म करना, जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल देखा था मीथेन को फॉर्म करना. अब मीथेन को फॉर्म करना है तो हम कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, बट हम क्या लेबोरेटरी में कार्बन सेपरेट लेते हैं और हाइड्रोजन गैस सेपरेट लेते हैं, इट इज़ पॉसिबल, नो, इट इज़ इमेजिनरी. हम लेबोरेटरी में कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और हाइड्रोजन गैस दोनों को लेके हम मीथेन को नहीं बना सकते. लेबोरेटरी में मीथेन बनता नहीं है कार्बन और ग्रेफाइट को लेके, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन इन एलिमेंट को लेके हम मीथेन को लेबोरेटरी में बना नहीं सकते. तो ये रिएक्शन हाइपोथेटिकल है. ठीक है, मतलब इमेजिनरी, कि हम इमेजिन CH4 बनेगा, मतलब कैसे बनेगा, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, जॉइन होगा और CH4 बनेगा. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ना. लेबोरेटरी में हम कार्बन को लेके आएंगे, हाइड्रोजन को लेके आएंगे, ज्वाइन कर देंगे, CH4, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसलिए इट्स इमेजिनरी. हम इमेजिन करते कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन आके 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन आके CH4 बनेगा. तो ये कैसा होगा, इमेजिनरी, इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेटिकल. तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, हाइपोथेटिकल. मतलब कोई भी रिएक्शन में सब्सटेंस को फॉर्म करना उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, वो कैसी होती है, इमेजिनरी होती है, हाइपोथेटिकल होती है. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द लेबोरेटरी. और ये लेबोरेटरी में मीथेन बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में कंबाइन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH4 कैन बी ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली बाय नोइंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द सिस्टम. मतलब हमने जो अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाला है दैट इज़ -74.8 किलो जूल. ये भी हाइपोथेटिकल है, ये भी इमेजिनरी है, और ये जो है वो भी हम इनडायरेक्टली निकालते हैं उसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर सिस्टम. उस सिस्टम में होने वाले स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज से हम इनडायरेक्ट तरीके से ये वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. मतलब ये भी वैल्यू कैसी है, हाइपोथेटिकल है. ओके, तो वैल्यू द वैल्यूज -74.8 किलो जूल मोर इनवर्स करस्पॉन्ड्स टू द हाइपोथेटिकल रिएक्शन. वो वैल्यू किसे करस्पॉन्ड करती है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन से, मतलब इमेजिनरी रिएक्शन से वो जो है वो करस्पॉन्ड करती है. ठीक है, मतलब रिएक्शन भी हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, और वैल्यू भी इमेजिनरी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको बोला कि अगर हमें कोई रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है रिएक्शन की, तो मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, किससे फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें उस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। समझ में आया? हमें क्या यूज़ करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका यूज़ करके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो वही आपको दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड आर यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कंपाउंड की, वो हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कौन से बेसिस पे यूज़ करेंगे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा आर एच जीरो, इट्स अ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन किसका करना है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन करना है। किससे करना है? किसका यूज़ करके करना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ करके करना है। ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो नीचे दिए गए पॉइंट्स पे बेस करता है, उसके बेसिस पे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसको? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हेल्प से, बाय यूजिंग सम पॉइंट्स। दैट फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज ज़ीरो। कोई भी एलिमेंट को फॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसको ना तो हम फॉर्म करते हैं, सॉरी, उसको हम कभी भी फॉर्म नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसीलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज़ ज़ीरो। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, नो डाउट, कुछ मैन मेड एलिमेंट भी है, बट स्टिल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? ज़ीरो है। कुछ छोड़ के एक्सेप्शन रहेगा, विदाउट एक्सेप्शन केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है, याद रखना है आपको। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज ज़ीरो। जैसे फॉर एग्जांपल गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड के लिए ज़ीरो, एंथैल्पी के लिए एच, फॉर्मेशन के लिए एफ और डेल्टा। तो सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 is equals to standard enthalpy of formation of Cl2 is equal to standard enthalpy of formation of carbon is equal to 0। मतलब ये सारे क्या है? एलिमेंट, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब एलिमेंट है, और इन एलिमेंट की ये एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू जीरो, क्योंकि हम तो बनाते ही नहीं ना एलिमेंट को, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो रहेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड के बारे में दिया, इसके पहले इसके पॉइंट था एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज जीरो होता है। अब हमें क्या स्टडी करा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी, उसकी खुद की स्टैंडर्ड एंथैल्पी से वो इक्वल रहेगा। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो होती है ना, वो इक्वल होती है किससे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी से होती है। तो देखो यहाँ पे नीचे लिख के दिया, आपको एग्जांपल से वो समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, मतलब उस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। तो ये टर्म जो है थोड़ी अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट है, बट आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब फॉर्मेशन की एंथैल्पी और उस कंपाउंड की खुद की एंथैल्पी दोनों सेम ही होती है। तो देखो आपको एक रिएक्शन कंसिडर करके दी है, AA प्लस BB इट गिव्स CC प्लस DD एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, अगर हमें उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालें तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करेंगे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? C और D है, और इसका कोएफिशिएंट C, तो C इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ C प्लस D स्मॉल d इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कैपिटल D। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, माइनस A इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ A प्लस B इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ B। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर, इनकी एंथैल्पी वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में।
ठीक है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखो, आपको मैंने इसके पहले कहा था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। अब हमने जो लिखा है वो देखो, ये देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे हमने ये जो लिखा है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है, बट हमने जो यहाँ पे लिया है वो सिंपल कंपाउंड की एंथैल्पी से, और कंपाउंड की एंथैल्पी और फॉर्मेशन की एंथैल्पी दोनों सेम ही होता है। तो इसलिए हम इस टर्म को चेंज कर देंगे, तो इन सारे टर्म्स को हम फॉर्मेशन के टर्म में चेंज करेंगे। समझ में आया? सॉरी, देख लो एक बार। मैंने कहा कि हमने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, मतलब फॉर्मेशन की एंथैल्पी और कंपाउंड की एंथैल्पी दोनों सेम ही होती है, मतलब फॉर्म करने की एंथैल्पी और उस कंपाउंड की खुद की एंथैल्पी दोनों सेम होती है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड, मतलब उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी और उस कंपाउंड की खुद की एंथैल्पी दोनों कैसी होती है, सेम होती है। तो हमने जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है तो उसमें ये टर्म फॉर्मेशन की है, बट बाकी तो कंपाउंड की एंथैल्पी दी है, और कंपाउंड की एंथैल्पी और फॉर्मेशन की एंथैल्पी दोनों सेम होती है। तो हम इस टर्म को चेंज कर देंगे, इस टर्म में हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये सिंबल ऐड कर देंगे। तो C इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D माइनस A इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन B। मतलब ये टर्म के जगह पे हम इस टर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो देखो वो आपको लिख के दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट C इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट C प्लस D इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट D माइनस A इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। पहले फॉर्मेशन नहीं था, सिंपल एंथैल्पी दी थी, बट हमें पता है कि हमें जो पॉइंट दे सेकेंड उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कंपाउंड की एंथैल्पी और फॉर्मेशन की एंथैल्पी दोनों सेम होती है। तो हमने कंपाउंड की एंथैल्पी को चेंज करके उसे क्या लिखा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा, वो भी स्टैंडर्ड से। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये टर्म चेंज तो ये आपका बनता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सम करके लिखेंगे। तो अब यहाँ पे दो ही है, दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रह सकते हैं रिएक्शन में, इसलिए हमने क्या किया, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कितने भी रह सकते हैं, हम 2 3 4 सभी प्रोडक्ट उसमें आ जाएंगे, सबका ऐड कर देंगे, अपने आप को सब आ जाएंगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सारे प्रोडक्ट और सारे रिएक्टेंट उसमें आ जाएंगे, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वैल्यू निकलेगी, तो वो हमारा रहेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। समेशन मतलब क्या, सबकी सम, जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सम माइनस जितने भी रिएक्ट रहेंगे उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सम। ऐसा करोगे तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपको प्रॉब्लम दिया है, तो इन शॉर्ट आपको प्रॉब्लम बता दी। तो शॉर्ट में तो प्रॉब्लम देखो क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है सारे टर्म की हमें एंथैल्पी पता होनी चाहिए। अब इस कंपाउंड की एंथैल्पी मतलब उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी होती है, बोथ आर द सेम। तो हम डबल क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे, मतलब जो इस कंपाउंड की एंथैल्पी होती है वही एंथैल्पी फॉर्मेशन की भी होती है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अब आपको गिवन डेटा भी दिया होगा, ये आपका जो डेटा है ऑलरेडी गिवन है, तो वो भी फॉर्मेशन के टर्म में, तो हम इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया तो आप रिलेशन कर सकते हो। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 भी दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H6 भी दिया है, बट दिया क्या नहीं है, CO2 H2O एंड C2H6। आपको O2 नहीं दिया है, O2 नहीं दिया है। अब आपको O2 नहीं दिया, पर आपको सोचने वाली चीज़ है कि O2 मतलब ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंट, और एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि एलिमेंट को हम फॉर्म ही नहीं करते ना, इसलिए इसकी एंथैल्पी ज़ीरो। तो ये टर्म ऐड कर देना यहाँ पे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज इट इज़ एलिमेंट, और एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज ज़ीरो होता है। तो ये आपको यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे लिखा नहीं बट आपको लिख सकते हो। फिर आपका सोल्यूशन, आपको फॉर्मूला लिखना है, आपका जो जनरल फॉर्मूला जो हमने बनाया है, ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ये वाला, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे देखो यही लिखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, फॉर्मेशन नहीं है। सो कि हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसलिए ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितने, 2 है, CO2 एंड H2, तो उसके कोएफिशिएंट 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 प्लस 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन C2H6 प्लस 7 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब आपको वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, तो वो वैल्यू पुटअप करना, मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बिफोर दैट आप ये पढ़ के रखो तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।